नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली और आज हम बात करेंगे ओशियन करंट्स के बारे में और टाइप्स ऑफ ओशियन करंट्स के बारे में और बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जो ओशियन करंट को अफेक्ट करती हैं। देखिए, ओशियन करंट में ओशियन वर्ड का मतलब है समंदर और करंट वर्ड का मतलब है कॉन्टिन्यूस फ्लो, यानी कि ओशियन वाटर का स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करना ओशियन करंट कहलाता है। और ये ओशियन करंट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, वार्म ओशियन करंट और कोल्ड ओशियन करंट। वार्म ओशियन करंट की बात करें तो इन्हें हम सरफेस करंट्स भी कहते हैं, क्योंकि सनलाइट की वजह से ओशियन सरफेस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है और वार्म वाटर कोल्ड एरियाज की तरफ मूव करने लगता है। यानी वार्म ओशियन करंट्स इक्वेटर से पोल्स की तरफ फ्लो करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट और अटलांटिक ओशियन के ब्राजीलियन करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और पैसिफिक ओशन के करंट्स जैसे कि कुरोशियो करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, अलास्का करंट, नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट और इंडियन ओशन के करंट्स, साउथ वेस्ट मॉनसून करंट, मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर करंट, एगुलास करंट एटसेट्रा आते हैं। इन सब के डायरेक्शंस के पीछे का कारण हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे कोल्ड वाटर करंट की। तो ये सरफेस वाटर के नीचे की लेयर यानी सब सरफेस में फ्लो करते हैं जहां सनलाइट नहीं पहुंचती। इन्हें हम डीप ओशियन वाटर करंट्स भी कहते हैं। और ये करंट्स कोल्ड रीजन यानी पोलर रीजन से वार्म रीजन यानी कि ट्रॉपिकल रीजन्स की तरफ फ्लो करते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें अटलांटिक ओशियन के करंट्स जैसे कि लैब्राडोर करंट, कैनरी करंट, फाकलैंड करंट एंड बेनिंगुएला करंट और पैसिफिक ओशियन के करंट्स जैसे कि ओयाशियो करंट, कैलिफोर्निया करंट, हम्बोल्ट करंट और इंडियन ओशन का करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून करंट आते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में, जिन फैक्टर्स पर ओशियन करंट का फ्लो जो है वो डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी फैक्टर्स की। तो इसमें सबसे पहले आता है इंसोलेशन या सनलाइट। देखिए, सोलर रेडिएशन की वजह से ओशियन का सरफेस वाटर जो है वो वार्म हो जाता है और वार्म वाटर एक्सपैंड करने लगता है। इसलिए इक्वेटर में जहां सनलाइट ज्यादा होती है वहां ओशियन वाटर 8 सेंटीमीटर हाई रहता है एज कंपेयर टू द मिडिल लैटिट्यूड। और इसी एक्सपेंडेड वाटर की वजह से ग्रेडियंट क्रिएट होता है और वार्म वाटर डाउन द स्लोप मूव करने लगता है। और ये फ्लो नॉर्मली ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और सनलाइट पहले ईस्टर्न साइड आती है और ईस्टर्न साइड का वाटर एक्सपैंड करने लगता है और डाउन द स्लोप यानी वेस्टर्न साइड की तरफ फ्लो करने लगता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सभी इक्वेटोरियल करंट्स ईस्ट से वेस्ट की साइड फ्लो करते हैं। और इसका एक एक्सेप्शन भी है जो है इक्वेटोरियल काउंटर करंट, जो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नॉर्थ और साउथ इक्वेटोरियल करंट जब कोस्ट से टकराते हैं तो कुछ पानी बैक साइड फ्लो करने लगता है और इसी की वजह से ये फ्लो वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ परमानेंट विंड्स या फिर इन्फ्लुएंस ऑफ एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ओशियन करंट्स ज्यादातर परमानेंट विंड्स की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं क्योंकि परमानेंट विंड्स अपने साथ सरफेस वाटर को बहाकर ले जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी इक्वेटोरियल करंट्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में वेस्टर्न साइड की तरफ फ्लो करते हैं। इसके अलावा प्राइमरी फैक्टर्स में ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस भी आता है। ग्रेविटी पानी को डाउन साइड पुल करती है जिसके कारण ग्रेडियंट क्रिएट होता है और पानी अलोंग द स्लोप फ्लो करता है। इसके अलावा बात करते हैं कोरियोलिस फोर्स की। तो जिस तरह कोरियोलिस फोर्स परमानेंट विंड्स को इम्पैक्ट करती है, ठीक उसी तरह कोरियोलिस फोर्स ओशियन करंट्स को भी इम्पैक्ट करती है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के करंट्स कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में राइट साइड को मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो पैसिफिक ओशन का कुरोशियो करंट कोस्ट से टकराने के बाद राइट साइड को मूव करता है। इसके अलावा अटलांटिक ओशन का एंटिलीज करंट भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड को मूव करता है और सदर्न हेमिस्फीयर के करंट कोरियोलिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में लेफ्ट साइड को मूव करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पैसिफिक ओशन का ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट और अटलांटिक ओशन का ब्राजीलियन करंट लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो करता है। इसके अलावा कोरियोलिस फोर्स के कारण कभी कभी ओशन वाटर सर्कुलर मोशन में मूव करता है और इससे एक गायर की फॉर्मेशन होती है। गायर यानी सर्कुलर ओशन करंट्स। इसकी एग्जाम्पल्स की बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक गायर जो अटलांटिक ओशन में फॉर्म होता है। इसके बाद बात करेंगे सेकेंडरी फैक्टर्स की। तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस और सैलिनिटी डिफरेंस आता है। डेंसिटी की बात करें तो ये टेम्परेचर और सैलिनिटी दोनों से इन्फ्लुएंस होती है। डेंसिटी का टेम्परेचर के साथ इनवर्स रिलेशन होता है, यानी अगर टेम्परेचर कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। यानी कोल्ड वाटर ज्यादा डेंस होगा और वार्म वाटर कम डेंस होगा।
इसके अलावा सैलिनिटी की बात करें तो डेंसिटी और सैलिनिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं, यानी सैलिनिटी ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा और सैलिनिटी कम तो डेंसिटी भी कम। और डेंस वाटर हमेशा सब सरफेस में फ्लो करता है। इसके अलावा टेम्परेचर सनलाइट पर डिपेंड करता है और सैलिनिटी इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर और इवेपोरेशन ऑफ वाटर पर डिपेंड करती है। अगला सेकेंडरी फैक्टर है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोस्ट, यानी कि कोस्ट लाइन की शेप करंट की डायरेक्शन को मॉडिफाई कर सकती है। जैसे कि एग्जांपल्स की बात करें तो साउथ इक्वेटोरियल करंट जैसे ही ब्राजीलियन कोस्ट से टकराता है तो 2 पार्ट्स में बाइफरकेट हो जाता है, क्योंकि कोस्ट की शेप ही ऐसी है कि पानी को 2 पार्ट्स में बिखेर देती है। इसके बाद लास्ट सेकेंडरी फैक्टर है ओशियन बॉटम रिलीफ, यानी कि ओशियन के नीचे की सतह कैसी है इस पर करंट की डायरेक्शन निर्भर करती है। अगर ओशियन के नीचे कोई माउंटेन या मिड ओशियन एक रिज है तो ओशियन करंट इन रिलीफ के शेप के अकॉर्डिंग टर्न ले लेता है और कभी कभी इसी कारण ओशियन गायर्स भी बनते हैं। तो ये होते हैं डिफरेंट ओशियन करंट्स और डिफरेंट फैक्टर्स जिन पे ओशियन करंट डिपेंड करता है। इफ यू हैव एनी क्वेरी डू कमेंट एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।